अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने मेलोनाइल कोए तक पढ़ लिया था, वो हमने बना लिया था। आज हमने रेस्ट ऑफ द स्टेप्स ऑफ फैटी एसिड की डिनोवो सिंथेसिस पढ़नी है, जिसमें जो बाकी सारे स्टेप्स हैं दे आर टेकन अप बाय अ सिंगल एंजाइम, जिसको मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। उसमें मल्टीपल सब यूनिट्स हैं फैटी एसिड सिंथेज। ठीक है, बाकी सारे जो स्टेप्स हैं वो यही एंजाइम परफॉर्म करेगा, बट इस एंजाइम के डिफरेंट कैटालिटिक डोमेन्स हैं वो परफॉर्म करेंगी। ठीक है, तो हमने मेलोनाइल कोए बना लिया, रेस्ट अब हम पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एंजाइम के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये फैटी एसिड सिंथेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है क्या। ये पॉलीपेप्टाइड है, एज ऑल एंजाइम्स आर। इसके 7 एंजाइम एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, और हमारे पास इसका एक कैरियर प्रोटीन यूनिट है, जिसको हम ACP असाइल कैरियर प्रोटीन कहते हैं। और इस असाइल कैरियर प्रोटीन के पास ना हमारे पास एक स्पेशल ग्रुप होता है जो पेंटोथेनिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। पेंटोथेनिक एसिड इज़ विटामिन B5। ठीक है, और ये उसका डेरिवेटिव होता है 4 प्राइम फॉस्फो पेंटीथाइन। वो हमारे पास इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ACP के सेगमेंट के अंदर ये जो 4 फॉस्फो पेंटीथाइन ग्रुप होता है, ये हमारे पास प्रोवाइड करता है सेल्फ हाइड्रिल ग्रुप, जहाँ पर हमारी ग्रोइंग फैटी चेन अटैच हो रही होती है। सेम एक और सेल्फ हाइड्रिल ग्रुप इस एंजाइम की एक और एंजाइमेटिक डोमेन के पास प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं कीटो एसाइल सिंथेज। कीटो एसाइल सिंथेज के पास भी एक सल्फ हाइड्रिल ग्रुप होता है, जो जिसका भी सेम फंक्शन होता है, ग्रोइंग फैटी चेन को ये जो है वो अकोमोडेट कर रहा होता है। ये दोनों कैसे करे होते हैं, अभी हमारी मेन डिस्कशन इन्हीं दोनों ग्रुप्स पे होगी। ठीक है, इन्हीं दोनों पर फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही है। फैटी एसिड की जो ग्रोइंग चेन है उसने इन्हीं दोनों के ऊपर रहना है, वो किसी और सब यूनिट की तरफ मूव नहीं करेगी। बस बाकी सारे सब यूनिट्स इसी जगह पर आकर अपने फंक्शंस जो है जस्ट वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो फैटी एसिड सिंथेज है, इसका एक एंजाइम के अंदर ना 8 सब यूनिट्स हैं। ठीक है, 8 डिफरेंट एंजाइमेटिक डोमेन है, 7 एंजाइमेटिक डोमेन है और एक कैरियर डोमेन है जो हमने पढ़ लिया ACP। तो ये एक सिंगल वर्क नहीं करता। जैसे हमने ACC के बारे में पढ़ा था ना, वो पॉलीमर की फॉर्म में वर्क करता है, एक्टिव होता है। इसी तरह ये जो है ना, ये डायमर की फॉर्म में एक्टिव होता है, यानी ये 2 एंजाइम्स डायमर बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन ही अपना इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेंगे। 2 फैटी एसिड चेन बनेगी, जस्ट ये वर्क करते हैं मिलके 2 बनकर। ठीक है, इत्तेफाक होता है इनके अंदर। सो वो भी हम एंजाइम भी देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ एंजाइम के बारे में लिखी थी। ये हमारे पास एंजाइम है। ठीक है, असल में अगर हम सब यूनिट्स के हिसाब से देखें तो एक एंजाइम के पास ये सारे सब यूनिट्स होते हैं, लेकिन जब फंक्शनली परफॉर्म करता है ना, तो आधा सब यूनिट इस एंजाइम का वर्क कर रहा होता है और आधा इसका। तो फंक्शनली ये हाफ हाफ इस तरह से होते हैं। और अगर सब यूनिट्स देखें तो ये एक एंजाइम के सारे सब यूनिट्स हैं, जिसमें हमारे पास हमने ACP डोमेन पढ़ी है। ACP डोमेन के पास 4 प्राइम फॉस्फोपेंटाथाइन होता है, जिसके साथ एक SH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, और एक SH ग्रुप हमारे पास कीटो एसाइल सिंथेज के पास होता है, उसके सिस्टीन रेजिड्यू के पास। ये हमारे पास यहाँ पर सारी ग्रोइंग फैटी चेन का ना सारा सिस्टम हो रहा है। दूसरे सब यूनिट्स क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर आकर जस्ट अपने हिस्से का रिएक्शन कैटालाइज करते हैं और फिर जो है वो चले जाते हैं। वहाँ पर फैटी एसिड चेन जो है वो मूव नहीं करती। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ये इस एंजाइम की इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर फंक्शन लिखे हुए हैं कि इन 3 सेगमेंट्स का फंक्शन है। ये रिड्यूसिंग एंजाइम है। अभी हम पढ़ेंगे कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं आगे। पहला स्टेप तो हमने कार्बोक्सिलेशन पढ़ लिया, जिसमें मेलोनाइल कोए बनता है। आगे रिड्यूसिंग स्टेप्स भी हैं, कंडेंसेशन भी है, रिलीजिंग भी है। तो रिलीजिंग का जो फंक्शन है वो थायोइस्ट्रेस परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये कुछ एंजाइम के बारे में डिवीजन था। आप इसको इस एंजाइम के सब यूनिट्स अगर याद हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि इट्स गुड अगर आपको क्वेश्चन आए तो अगर आप इसके सब यूनिट्स का जस्ट नेम मेंशन कर दें तो। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि अब इस रिएक्शन में होता क्या है, जो फर्दर स्टेप्स रह गए हैं। तो हमारे पास 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला कंडेंसेशन होता है, देन रिडक्शन होता है, देन डिहाइड्रेशन होती है, देन अगेन रिडक्शन होती है और फिर सैचुरेशन होती है। यहाँ पर एक सैचुरेशन से पहले भी एक बार रिडक्शन होती है। ठीक है, अब ये सारा कुछ कैसे होता है हम टेक्स्ट पर बाद में आएंगे। पहले मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, कंडेंसेशन होगी, रिडक्शन होगी, डिहाइड्रेशन होगी और फिर रिडक्शन होगी। ठीक है, तो अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये लिपिनकॉर्ड की डायग्राम है। ठीक है, हम इसको देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपको ये ग्रीन कलर के अंदर ना 2 चीज़ें लिखी नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक ACP लिखा है और एक सिस लिखा है। जो ACP है वो मैंने आपको बता दिया, ACP वाली साइड है जिसके साथ SH ग्रुप है। अभी मैं इसको जूम करके भी दिखाती हूँ। और जो सिस्टीन वाला SH है वो कीटो एसाइल वाली साइड का है। तो इन दोनों के दरमियान ही फैटी एसिड रहना है और चेन्स ने ना इलोंगेट होना। ये रिएक्शन स्टार्ट होता है कि एसिटाइल कोए जब इस साइकिल के अंदर एंटर होता है, तो ये रिएक्शन एसिटाइल कोए से स्टार्ट होता है, मेलोनाइल से स्टार्ट नहीं होता। मेलोनाइल आगे सक्सेसिवली ऐड होता जाता है, बट स्टार्ट एसिटाइल कोए से होता है। तो एसिटाइल कोए आता है और वो इस ACP वाली साइड पर, ACP एसाइल कैरियर प्रोटीन पर आकर अटैच हो जाता है, लाइक इन दिस मैनर। ठीक है, और जब वो अटैच हो जाता है तो उसका कोई ग्रुप अलहदा हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अटैचमेंट ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू द ACP साइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि वो एसिटाइल ग्रुप एरो के जरिए से मूव कर रहा है टुवर्ड द सिस्टीन साइट। जो सिस्टीन वाली साइट है, दिस इज द होल्डिंग साइट, टेम्पररी होल्डिंग साइट है। ये जो एसिटाइल ग्रुप वाले 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द सिस्टीन साइड। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो हमारे पास एक और मॉलिक्यूल आएगा, जो भी नया मॉलिक्यूल आएगा ना, सबसे पहले वो ACP पर अटैच होगा। ठीक है,
तो हमारे पास जो मेलोनाइल कोए आएगा वो मेलोनाइल कोए भी ACP पर आकर अटैच होगा, उसका भी कोए ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस मेलोनाइल कोए के पास 3 कार्बन एटम्स हैं, तो ये 3 कार्बन एटम्स अटैच होंगे, बट जो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप वाली साइड है वो टर्मिनल साइड पर ऐड होगी, वो SH के साथ ऐड नहीं होगी। देखें आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है कि ब्लू कलर टर्मिनल वाली साइड पर ऐड हुआ है। जब ये मेलोनाइल कोए अटैच हो गया है, अब हमारे पास ACP के साथ 3 कार्बन हैं और सिस्टीन के साथ 2 कार्बन है। अब इस स्टेप में क्या होता है कि जो ऊपर वाले एसिटाइल ग्रुप जो पहले हमने ऊपर भेजा था होल्डिंग साइड पर, वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है और वो मेलोनाइल कोए के साथ आकर अटैच हो जाता है। लेकिन इस स्टेप में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने इनिशियली मेलोनाइल कोए बनाने के लिए ऐड की थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है जो साइड पर ब्लू कलर में नजर आ रही है। ठीक है, और आपके पास मेलोनाइल के भी 2 कार्बन एटम रह जाते हैं और एसिटाइल के भी 2, ये दोनों मिलकर हमारे पास एक 4 कार्बन सब यूनिट बना देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास अब 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स आ गए हैं। लेकिन हमें ये 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स में अगर हम लेट सपोज हमने 4 कार्बन वाला फैटी एसिड बनाना है और हम इसे इस S के पास से तोड़ेंगे तो हमारे पास 4 कार्बन तो बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स होंगे, तो टर्मिनल वाले पे तो OH लग जाएगा और वो कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, लेकिन जो अंदर वाला कार्बोनाइल ग्रुप होगा उसकी वजह से हम इसको फैटी एसिड नहीं कह सकते, ये कीटो असाइल ग्रुप बन जाएगा। तो हमने इस कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव करना है। ये कार्बोनाइल ग्रुप रिमूव करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ तक ये जो स्टेप्स अभी तक हुए हैं ना, इन्हें हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, क्योंकि कंडेंस हो रहे हैं एसिटाइल कोए और मेलोनाइल कोए बाय एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन प्लेस। तो अब जो है वो रिडक्शन होगी, फिर डिहाइड्रेशन होगी और फिर हमारे पास जो है दोबारा से रिडक्शन होगी और फिर हमारे पास एक स्पेसिफिक फैटी एसिड बनेगा, फैटी असाइल बनेगा। तो ये जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, सबसे पहले हम इस कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर देते हैं, इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ और एक इस कार्बन एटम के साथ NADPH की हेल्प से, जो कि हमने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के तौर पर यूज़ किया। देन हमारे पास अब जो न्यू बन गया है ये स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हमारा मकसद है इस कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव करना। तो अब हम इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे। जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो OH भी रिमूव हो जाएगा, ये जो हाईलाइटेड ब्लैक में नज़र आ रहा है उस, और H भी रिमूव हो जाएगा। जब ये वाटर बन के रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास इन दोनों कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसा कि इधर नज़र आ रहा है। जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, अब तो ये अनसैचुरेटेड हो गया है, हमें अनसैचुरेटेड नहीं चाहिए, हम पाल्मिटिक एसिड की सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और हमें सैचुरेटेड चाहिए फैटी एसिड। ठीक है, तो क्या करना है, हमने इस डबल बॉन्ड को रिमूव करना है और डबल बॉन्ड को जब हम रिमूव करते हैं तो हम रिडक्शन करते हैं, तो अगेन रिडक्शन होगी बट डबल बॉन्ड की, और वो रिडक्शन भी NADPH की हेल्प से होगी और ये रिड्यूस हो जाएगा। जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो अब हमारे पास जो है वो 4 कार्बन सैचुरेटेड फैटी असाइल ACP बन जाएगा। जब ये ACP से सेपरेट होगा तो हम इसे 4 कार्बन वाला फैटी असाइल कोए कह सकते हैं। ठीक है, और कोए रिमूव कर दें तो ये हमारे पास फैटी एसिड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने पाल्मिटिक एसिड बनाना है, 4 कार्बन वाले फैटी एसिड हम नहीं बना रहे, तो हम इस चेन को थोड़ा और इलोंगेट करेंगे। अब स्टार्ट हमारे मेजर स्टेप्स यहीं तक थे। ठीक है, अब दोबारा से वो सारे स्टेप्स रिपीट होंगे जो हमने स्टार्ट से पढ़ा है, तो हमारी डिवीजन हो जाएगी। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये वाला जो अब 4 कार्बन सब यूनिट है ये ऊपर जाएगा, होल्डर वाली साइड पे चला गया नेक्स्ट स्टेप में। अब एक और मेलोनाइल कोए आएगा, मेलोनाइल कोए आ गया, ये मेलोनाइल कोए ACP के साथ अटैच हो जाएगा। ACP के साथ अटैच होने के बाद ऊपर वाला जो हमारा 4 कार्बन सब यूनिट है वो इसके साथ आकर वहाँ से उतरकर इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। जब वो इधर आकर अटैच होगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेगा और नीचे के 2 कार्बन रह जाएंगे मेलोनाइल कोए के, और ऊपर के 4 कार्बन हमने बनाए थे, तो 4 और 2 मिलकर 6 कार्बन सब यूनिट बन जाएगा, जो कि यहाँ पर है। लेकिन स्टिल इसके पास हमारे पास जो है वो 2 कार्बोनाइल ग्रुप हैं और हमें सिर्फ ACP के साथ वाला कार्बोनाइल ग्रुप चाहिए होता है, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप नहीं चाहिए होता। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला चाहिए जो कि हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो हम क्या करते हैं, अगेन रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास सिंपल जो है 6 कार्बन सैचुरेटेड फैटी असाइल ACP बन जाएगा। ठीक है, अब ये 6 कार्बन वाला हो गया है, फर्दर 2 कार्बन ऐड होंगे एक और साइकिल से, ये 8 का बन जाएगा, 3 साइकिल हो जाएंगे। इसी तरह जब 7 कंसेक्यूटिव साइकिल्स हो जाएंगे तो हमारे पास जो है वो पाल्मिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, पाल्मिटेट आ जाएगा इधर 16 कार्बन। ठीक है, जब वो इधर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इधर जो है एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, उस वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है हमारे पास वो इस S के साथ अटैच हो जाएगा, ACP वाले S के साथ। ठीक है, जबकि जो उसका OH है वो पाल्मिटेट के जो पाल्मिटेट, क्योंकि पाल्मिटेट का टर्मिनल पार्ट तो बिल्कुल इसके जैसा जो पाल्मिटेट का ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन के पास C डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, इस C डबल बॉन्ड में C के साथ एक OH लग जाएगा तो ये सेपरेट हो जाएगा और इधर कार्बोक्सिल ग्रुप भी कंप्लीट हो जाएगा। जो S बच जाएगा सिंगल, उसके साथ H लग जाएगा तो वो SH बन जाएगा और वो अपनी इनिशियल फॉर्म में वापस आ जाएगा जिससे वो स्टार्ट हुआ था, और हमारे पास हमारा 16 कार्बन वाला फैटी एसिड सेपरेट हो जाएगा जो कि पाल्मिटेट होगा और साथ में हमारे पास ये एसिड सेपरेट हो गया। तो इस तरह से हमने जो है ये पाल्मिटिक एसिड की सिंथेसिस की है। अब हम स्टेप्स को रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़े हैं। So the 2 कार्बन फ्रेगमेंट ऑफ एसिटाइल कोए इज ट्रांसफर्ड टू ACP। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले ACP के पास जाएगा एसिटाइल कोए, और ये कौन सा एंजाइम करेगा,
एसिटाइल ट्रांस असाइलेज, जो ये हमने रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन, कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें जो हमने 6-7 एंजाइमेटिक डोमेन्स पढ़ी है ना इस एंजाइम की, वो ये सारा कुछ कर रही हैं। तो पहला स्टेप एसिटाइल ट्रांस असाइलेज कर रहा है। एसिटाइल यूनिट इज देन ट्रांसफर टू सिस्टीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, देन एसीपी साइट वो वेकेंट हो जाएगी, तो वहाँ पर मेलोनाइल कोए आकर लग जाएगा और ये ट्रांसफर कौन सा एंजाइम कराएगा, मेलोनाइल ट्रांस असाइलेज। तो इस तरह से एसिटाइल मेलोनाइल एंजाइम बन जाएगा। फिर जो फैटी एसिड सिंथेज है उसके ऊपर अब 2 ग्रुप्स अटैच हैं, एक एसिटाइल है और एक मेलोनाइल है, ठीक है। तो जो एसिटाइल ग्रुप होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा मेलोनाइल ग्रुप पर एसीपी साइट पर। फिर एंजाइम कॉम्प्लेक्स अब चेन एलोंगेशन के लिए रेडी है। इसी स्टेप में हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। फिर हमारे पास कंडेंसेशन होगी, रिडक्शन होगी, डिहाइड्रेशन होगी, फिर रिडक्शन होगी, फिर सैचुरेशन हो जाएगी। देन हमारे पास सेम स्टेप्स हैं कि एसिटाइल ग्रुप विच इज अटैच टू, यू कैन रेट इट बाय योर ओन। इधर एंजाइम्स के नेम दिए हुए कौन कौन सा स्टेप कौन कौन सा एंजाइम करा रहा है। लाइक डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेटेज करवा रहा है, और डिहाइड्रेटेज कौन सा सब यूनिट है, अगर मैं वापस आऊँ तो ये हमारे पास डिहाइड्रेटेज का सब यूनिट मेंशन है, ठीक है। तो हर पार्ट जो है ना वो अपना रिस्पेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। देन हमारे पास आ जाता है जब एंड पे ये जो लास्ट स्टेप हमने पढ़ा है, ये जो लास्ट स्टेप है जिसमें वाटर ऐड होता है, इट इज़ कैटालाइज्ड बाय थायोस्ट्रेज, जिसने टर्मिनेशन करा के पाल्मिटेट को रिलीज कराना है, तो ये थायोस्ट्रेज करवा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमने NADPH यूज़ किया है ना वो हमारे पास आता कहाँ से है। NADPH के बेसिकली 2 मेन सोर्सेज हैं, HMP शंट जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे है, ठीक है, और उसके अलावा मेलेट एंजाइम का रिएक्शन है। मेलेट एंजाइम का रिएक्शन किस तरह से जो है वो बनाता है NADPH, तो वो अगर हम यहाँ देखें इससे भी पहले, बल्कि अगर मैं इस वाली डायग्राम पर जाऊँ तो ये ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इसमें हमने जब शुरू में एसिटाइल कोए को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर लेकर आए थे, अगर आप ये देखें सिट्रेट की फॉर्म में, तो हम सिट्रेट को बाहर लेकर आए, ठीक है। इस सिट्रेट को हमने तोड़ा ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए तो एंटर हो गया अब हमारी पाल्मिटेट बनाने के लिए फैटी एसिड सिंथेसिस में, जबकि जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये कन्वर्ट होता है। अगर इसी तरह हम करते रहें और कोई बैकअप पाथवे ना हो तो सारा सिट्रेट लेट सपोज अगर बाहर आ जाए तो अंदर तो सिट्रेट का शटल ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ से हम प्रिवेंट करने के लिए हम इसकी रिसाइकलिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं कि ये जो ऑक्जेलो एसीटेट बनता है ना, इस ऑक्जेलो एसीटेट को हम मैलेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस स्टेप में हमें NADH चाहिए होता है और ये NADH हम ग्लाइकोलिसिस से लेते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस में NADH बनता है। फिर मैलेट बनाकर मैलेट से हम पायरूवेट बनाते हैं। जब मैलेट से पायरूवेट बनता है ना तो एक NADPH प्रोड्यूस होता है। ये NADPH हम जो है ये इस फैटी एसिड की सिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं, जो अभी हम यूज़ कर रहे थे NADPH रिडक्शन के लिए, ठीक है। मेजर सोर्स तो HMP पाथवे होता है, बट कुछ NADPH यहाँ से भी आ रहे होते हैं टू फॉर्म पायरूवेट, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात लिखी हुई थी। अगर आप इस रिएक्शन को यहाँ से पढ़ें तो ऑक्जेलो एसीटेट है वो गया मैलेट में कन्वर्ट हुआ, मैलेट से फिर हमने पायरूवेट बनाया, इस स्टेप में NADPH यूज़ हुआ। ये NADPH के फंक्शंस क्या है कि ये रिडक्टिव सिंथेसिस कराता है फैटी एसिड्स की, स्टीरोइड्स की, स्टीरोल्स की, साइटोक्रोम P450 सिस्टम में, और डिटॉक्सिफिकेशन कराता है रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स की, ठीक होगी बात। उसके बाद छोटा सा टॉपिक है स्टोरेज ऑफ फैटी एसिड्स एज टैग कंपोनेंट्स। अब हमने फैटी एसिड्स बना लिए, उनका हम करेंगे क्या, तो उनको या तो हम एनर्जी के लिए यूज़ कर लेंगे या हम जो है उसे स्टोर कर लेंगे। इससे भी पहले एक और बात हमारी स्किप हो गई है, और वो ये है कि हमने अगर 16 कार्बन वाला पाल्मिटिक एसिड बना लिया है, अब हमें 18 मोस्ट हमारी बॉडी में यही मोस्ट अबंडेंटली बनता है, लेकिन अगर 18 कार्बन वाला बनाना है या 20 कार्बन वाला बनाना है तो वो साइटोसोल में नहीं बनेगा। उसके लिए हमें जाना होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सेम प्रोसेस होगा, सेम स्टेप्स होंगे, जस्ट एंजाइम डिफरेंट होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, और जो है 2 कार्बन की एडिशन से आपकी चेन जो है वो लंबी होती जाएगी, ठीक है। और ये यूजुअली ब्रेन में होता है, और वहाँ पर बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है इसका, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जो ब्रेन के लिपिड्स हैं वो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उनकी सिंथेसिस के लिए। तो ये स्टेप वहाँ पर यूजुअली हो रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास जब हमने लेट्स सपोज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो बना लिए, हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनानी है, तो वो अनसैचुरेशन भी हमारे पास हमारी बॉडी में हो रही होती है, बट इट इज़ लिमिटेड, ठीक है। वो अनसैचुरेशन कौन करवा रहा होता है, वो अनसैचुरेशन हमारे पास हम एनर्जी, एक तो वो एनर्जी की मदद से होती है, ठीक है। उसमें हम उसमें NADH यूज़ होता है और ऑक्सीजन यूज़ होती है, ठीक है, और हम उससे अनसैचुरेशन प्रोड्यूस करते हैं। और ये अनसैचुरेशन हम ना सिर्फ 9 कार्बन तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी हम अगर डबल बॉन्ड इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी बॉडी के फैटी एसिड में, तो हम 4th पोजीशन 4 और 5 के दरमियान कर सकते हैं, 5 और 6 के दरमियान कर सकते हैं, और 9th कार्बन तक कर सकते हैं, यानी 9 और 10 के दरमियान। इससे ऑनवर्ड हम डबल बॉन्ड इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डीसैचुरेजेस नहीं है वो वाले, ठीक है। दैट्स वाई अगर हमें वो वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स चाहिए तो वो हमारे लिए असेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जो हमें डाइट में चाहिए, ठीक है, जिसमें omega-6 एंड omega-3 फैटी एसिड्स आते हैं फ्रॉम द टर्मिनल एंड से, क्योंकि टर्मिनल कार्बन होता है ना ओमेगा कार्बन, ठीक है। तो टर्मिनल एंड से 3rd लास्ट और टर्मिनल एंड से 6th लास्ट हमें अगर चाहिए है तो हमारी बॉडी में नहीं बन सकता, क्योंकि बॉडी में तो स्टार्ट से 9th पोजीशन तक हमारे पास जो है वो डीसैचुरेटेड हैं, ये अनसैचुरेट करने वाले एंजाइम्स हैं, फर्दर है नहीं।
और इसमें हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं अनसैचुरेशन के लिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, NADH चाहिए, साइटोक्रोम B5 चाहिए और FAD लिंक्ड रिडक्टेज चाहिए। ये सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स और ये सब मिलकर जो है वो डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं। इधर मैकेनिज्म एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ, बट आपको जस्ट इनके नेम्स आने चाहिए। देन हमारे पास जो है वो आ जाता है कि फैटी एसिड को हम टैग की फॉर्म में स्टोर कैसे करते हैं। अब जो थोड़ा सा फैटी एसिड के बारे में इधर लिखा हुआ है कि जो हम टैग्स बनाते हैं ना, उसके अंदर 3 फैटी एसिड्स होते हैं 1 2 3 पोजीशन पर, क्योंकि ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं। तो 1 पोजीशन पर जो फैटी एसिड होता है यूजुअली वो सैचुरेटेड होता है, कार्बन 2 वाला टिपिकली अनसैचुरेटेड होता है, और कार्बन 3 वाला सैचुरेटेड भी हो सकता है, वो अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। ठीक है, एक ये बात लिखी हुई है। थर्ड कि ये जो टैग बनेगा ये स्टोर कहाँ होगा, ये हमारे पास लिवर में स्टोर हो सकता है, मसल में स्टोर हो सकता है, और ये स्टोर जब होता है ना तो ये हमारे पास इतना कोई स्टेबल ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये मिसाइलीज भी नहीं बनाता, ये स्टेबल मिसाइलीज नहीं बनाता। ठीक है, दैट्स वाई ये डिफरेंट पार्टिकल्स कंबाइन होकर ना एडिपोसाइट्स में जाकर स्टोर होते हैं। ठीक है, ये सेल्स के अंदर या लिवर के अंदर इतना अच्छा स्टोर नहीं हो सकता, तो ये अपनी एक अलग से एडिपोसाइट्स बना लेते हैं और ये वहाँ पर जाकर स्टोर होते हैं, जो कि एनहाइड्रस होते हैं, वाटर वो नहीं वाटर डिसलाइकिंग होते हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी का एनर्जी रिजर्व्स होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि टैग्स बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, हमें फैटी एसिड्स चाहिए, हमें ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट चाहिए। ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है वो कहाँ से आता है, वो हमारे पास 2 पाथवेज हैं, एक लिवर में है और एक एडिपोज टिश्यू में। अब पाथवेज सेम है, ग्लूकोज से हम लेते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होती है दोनों में। ठीक है, फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है इस ग्लाइकोलिसिस में, उसमें फिर हमारे पास ग्लिसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि NADH यूज़ करके हमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल फॉस्फेट बना देता है। ये जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट है एडिपोज टिश्यू में तो ये एज इट इज़ रहता है, लेकिन जो लिवर है उसके अंदर एक और एंजाइम होता है, वहाँ से भी ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट बन रहा होता है, ग्लिसरॉल से डायरेक्टली, ग्लिसरॉल से जो कि लाइपोप्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से बन रहा है एंड ऑल, वहाँ से भी हम ग्लिसरॉल फॉस्फेट बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज एंजाइम। ठीक है, ये बात लिखी हुई है। फिर हम जो है वो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है जो कि ग्लूकोज को लेकर आएगा एडिपोसाइट्स के अंदर, और फिर ये जो है ग्लिसरॉल की सिंथेसिस होगी, तो वो GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। नॉर्मली ग्लूकोज जो है वो हमारे पास नहीं आता एडिपोसाइट्स के अंदर। ठीक है, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट पाथवे है। ओके, देन हमारे पास आता है कि फैटी एसिड्स को, अब हमने ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट भी है हमारे पास, फैटी एसिड भी हैं, फिर अगर हमने बनाना है टैग उससे तो हम कैसे बनाएंगे। तो टैग्स बनाने के लिए हमें फैटी एसिड को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। कहीं भी यूज़ करना है आपने फैटी एसिड को, पहले आपको उसको फैटी असाइल कोए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपके पास पाल्मिटेट बना है, पाल्मिटिक एसिड बना है, आपको उसे पाल्मिटॉयल कोए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो जाकर किसी चीज़ में यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ थायोएस्टर। एक थायोएस्टर एक एंजाइम होता है, हम उसके ज़रिए से उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हम टैग की सिंथेसिस देखें तो टैग की सिंथेसिस कैसे हो रही है, अब हमने फैटी एसिड को भी एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, और हमारे पास फैटी एसिड को हमने एक्टिवेट किया है फैटी असाइल को ए सिंथेटेसिस। ठीक है, थायोकाइनेसिस। ठीक है, इनका दूसरा नाम है। तो इन एंजाइम्स को हम यूज़ करते हैं एक्टिवेशन के लिए। फिर क्या होता है कि इस प्रोसेस में ना टैग्स की सिंथेसिस के हमारे पास 3 फैटी असाइल कोए क्योंकि ऐड होने होते हैं, और बीच में से एक रिएक्शन होता है जिसमें ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है। कैसे होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से रिएक्शन स्टार्ट होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में पहला असाइल ट्रांसफरेज के जरिए से पहला फैटी असाइल कोए ऐड होता है। ठीक है, और फिर लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड बनता है, फिर हमारे पास दूसरा ऐड होता है विद द हेल्प ऑफ असाइल ट्रांसफरेज, और फिर हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड यानी डाइअसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट बनता है। फिर हमारे पास तीसरा ऐड नहीं होता डायरेक्टली, पहले हमारे पास फॉस्फेटेज एंजाइम के जरिए से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है, फिर डाइअसाइल ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, और देन हमारे पास जो है एक और फैटी असाइल ट्रांसफरेज आता है, और वो फैटी असाइल कोए को ऐड करेगा, कोए ग्रुप रिमूव हो जाएगा, फैटी ग्रुप ऐड हो जाएगा, फैटी एसिड, और फिर हमारे पास जो है वो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल ऐड होता है। ठीक है, फिर उस ट्राई असाइल ग्लिसरॉल के बारे में हमने बना लिया। फिर इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है कि लिवर में बहुत थोड़ी अमाउंट में स्टोर होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये वाइट एडिपोसाइट्स में स्टोर होता है मेनली। और ये जाता कैसे है लिवर से एडिपोसाइट्स में, ये VLDL पार्टिकल्स में पैक होकर जाता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, और ये जो टैग्स होते हैं अगर ये सॉलिड फॉर्म में हो तो हम इन्हें फैट कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो तो हम इन्हें ऑयल कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल सी इसके बारे में बातें हैं। और जब ये स्टोर होता है या जब भी ये टैग बनता है तो हम इसको एक सेट ऑफ प्रोटीन से सराउंड कर देते हैं ताकि ये टूटे नहीं। ठीक है, वो प्रोटीन्स इसकी ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करती हैं, जिन प्रोटीन्स को हम पेरीलिपिन्स कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती हैं। जब हमने टैग को तोड़ना होता है ना, जब फास्टिंग स्टेट में आपको चाहिए फैटी एसिड से एनर्जी बनानी है, तो ये पेरीलिपिन्स हम डिस्ट्रॉय करते हैं, या इनको हम इस तरह से एक्टिवेट करते हैं कि ये उतर जाती हैं, और फिर हमारे पास जो है वो टैग की ब्रेक डाउन स्टार्ट होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ठीक है, इसमें हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं कि किस तरह से फैटी एसिड हमने बनाए। पार्ट 1 वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो गो एंड वॉच, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है दोनों लेक्चर्स आप सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।